मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ही ख़राब कर लेता है और ज़्यादातर ऐसा वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। एक समय में मैं भी बहुत घमंडी हुआ करता था। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत घमंड था। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा समझता था। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी थी। मेरा बेटा मेरी बेटी से 3 साल बड़ा था। मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं बेटा और बेटी में बहुत भेदभाव करता था। मेरी पत्नी मुझे समझाया करती थी कि वो बेटी भी तो आपकी ही है, आप आखिर बेटा और बेटी में क्यों फ़र्क करते हो। हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। आपको लगता है कि बेटियां सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत को ख़राब करने के लिए ही होती हैं, मगर हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मगर मैं हर बार अपनी पत्नी से यही कहा करता था कि हर लड़की एक जैसी ही होती है। क्या तुम किसी और से प्यार नहीं करती थी? और जब उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी गई। मुझे देखो, मैं तो एक मर्द हूँ। मैंने तो अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक ही शादी की है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी शर्मिंदा हो जाती थी और फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि आगे वो मुझसे कुछ और कह सके, क्योंकि मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे बेटियां माता पिता पर बोझ होती हैं। जिस दिन से मेरी बेटी ने जन्म लिया था, मैं उस दिन से ही बेटियों से नफरत करता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में हम 6 भाई थे और हम सभी भाइयों के पास बेटे थे। एक मेरे पास ही बेटी थी। कहने को तो भगवान ने मुझे एक बेटा भी दिया था, इसलिए मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। मेरे बेटे ने एमकॉम किया था, जबकि मैंने अपनी बेटी को हाई स्कूल करने के बाद ही घर में बिठा लिया था। मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझसे बहुत ज़िद की थी। उसने कहा था कि जितना भैया को पढ़ाया है उतना ही मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मगर मैंने उसे डांट कर शांत कर दिया था कि बेटियों के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक न एक दिन उन्हें विदा होकर अपनी ससुराल चले जाना होता है, जबकि बेटे तो कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी बेटी बहुत रोती थी। शायद मेरी बातों से उसके दिल को ठेस पहुँचती होगी, मगर मुझे तो कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र लगी रहती थी कि वो कब क्या खाता है, कब कहाँ जाता है, वो ठीक है या नहीं। बस हमेशा मैं अपने बेटे की फ़िक्र में घुलता रहता था। कभी कभी मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो जाती थी तो मैं पलटकर उसके बारे में कभी कुछ पूछता नहीं था, जबकि मेरी पत्नी बार बार कहती रहती थी कि बेटी की दवाई ला दो या फिर उसे कहीं डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी पत्नी से कहता कि बेटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उसका ध्यान रखो और तुम ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मेरे पास डॉक्टर के यहाँ जाने का समय नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी भी कभी कभी मुझसे कहती थी कि बेटा और बेटी में इतना भी फ़र्क नहीं करना चाहिए जितना कि आप करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब इस बात का एहसास हो कि बेटा और बेटी में आपने बहुत फ़र्क किया है तो फिर बहुत देर हो चुकी हो। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि तुम तो खामोश ही रहो। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती थी। शायद वो रोती भी थी, मगर मैंने उन दोनों माँ बेटी के आंसुओं की कभी कोई फिक्र नहीं की थी। आजकल का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को ज़्यादातर घर में ही रखता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा हुआ था कि अगर बेटी घर से निकली और कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। इसी डर की वजह से मेरी पत्नी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी और सारा दिन उसको अपनी नज़रों के सामने रखा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ गलत हो गया तो अंजाम मेरी पत्नी को भुगतना होगा। कई सालों पहले मेरी हमारे ही गांव में बच्चों के कपड़ों की दुकान थी, मगर वो चलती नहीं थी। मुझे मेरे दोस्तों ने एडवाइस दी कि तुम्हें बच्चों के कपड़ों की जगह कॉस्मेटिक की दुकान कर लेनी चाहिए, जिसमें मेकअप का सामान, ज्वेलरी और कुछ ऐसा सामान भी होता है जो औरतों की ज़रूरत का होता है। आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, लड़कियां मेकअप को ज़्यादा वैल्यू देने लगी हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी दुकान में कॉस्मेटिक का सामान रख लोगे तो तुम्हारी ज़्यादा आमदनी होगी। अपने दोस्त की बात पर मैंने गौर किया था। ये बात तो सही थी कि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया। आजकल लड़कियां मेकअप बहुत ज़्यादा करने लगी हैं और कॉस्मेटिक की वैल्यू ज़्यादा होने लगी है, मगर मैंने कभी भी अपनी बेटी को मेकअप करने की परमिशन नहीं दी थी। मैं हमेशा अपनी बेटी से यही कहता था कि अगर मैंने तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक देख ली तो तुम्हें जला दूंगा। मेरी बेटी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, लेकिन बाकी लड़कियों को तो इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है, इसलिए मैंने अपनी दुकान पर कॉस्मेटिक का सामान रख लिया था। मेरी दुकान चलने लगी थी और मेरा कारोबार अच्छा हो गया था।
मेरी दुकान पर ज़्यादातर लड़कियां और औरतें ही आती थीं, इसलिए मैं उनको हैंडल नहीं कर पाता था। उन सारी लेडीज़ को हैंडल करने के लिए मैंने अपनी दुकान में एक लड़की रख ली थी। अगर वो मेरी लेडीज़ कस्टमर से बात करती तो ज़्यादा बेहतर रहता, और वो कस्टमर से आसानी से बात करती थी। ये लड़कियां आसानी से मेरी दुकान पर नौकरी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि हमारे गांव में कुछ लड़कियों को नौकरी की ज़रूरत थी। जब उनको पता चला कि मेरी दुकान पर उनको नौकरी मिल सकती है तो वो लोग आ गई थी। मगर मैं इन लड़कियों पर भी बहुत सख्ती किया करता था, क्योंकि जब ये दुकान पर आती थी तो उनके पास मोबाइल होता था। मैं अगर किसी काम के लिए दुकान से बाहर निकल जाता तो ये लड़कियां फ़ोन पर लग जाती थीं, और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती हों। इसलिए मैं जिस लड़की को भी फ़ोन पर ज़्यादा लगे हुए देखता तो उसे डांट दिया करता था। कभी कभी मेरी डांट का किसी लड़की को बुरा लग जाता तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाती, तो मैं उसके बदले फ़ौरन ही दूसरी लड़की रख लेता और सख्ती से ये बात उनको समझा दिया करता था कि मेरी दुकान पर किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं चलेगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी दुकान पर ढंग के कपड़े पहनकर आना होगा और मोबाइल का इस्तेमाल भी कोई लड़की नहीं करेगी। मैं अब रिसेप्शन पर बैठने लगा था और वो लड़कियां कस्टमर को हैंडल करती थीं। मेरी दुकान काफ़ी बड़ी हो गई थी। मेरी दुकान ऑन द रोड थी, इसलिए बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते थे। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती थी जिनके पास तो दुपट्टा ही नहीं होता था। उनको देखकर मैं अपनी नज़रें झुका लिया करता था और यही सोचता कि शहर के माहौल की तरह अब गांव का माहौल भी ख़राब होने लगा और मुझे अपनी बेटी को घर में पूरी तरह से कैद करके रख देना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। औरतों को कपड़े पहनने की भी सूझबूझ नहीं है। ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके शरीर का अंग दिखाई देता है और बनावट पता चलती है। मुझे इस बात का घमंड होता था कि मेरी बेटी मुझसे बहुत डर कर रहती है। इतना डरती है कि वो मेरे सामने भी नहीं आती। और इन लड़कियों को तो देखो, कोई लड़की मेरी दुकान पर किसी लड़के के साथ शॉपिंग करने आती थी तो कोई लड़की अपने पिता के साथ आती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसे लोगों के रंग में रंग जाए। बस मैं अपनी बेटी को किसी भी तरह से दुनिया के गलत कामों से बचाकर रखना चाहता था। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब उसकी नौकरी लग गई थी। वो जिस ऑफिस में जाया करता था, मैं वहाँ उसे बार बार फ़ोन करके उसके बारे में पूछता रहता था। मेरा बेटा यही कहता था कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है, जबकि अपनी बेटी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी पूरे घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी और ना ही मुझे अपनी पत्नी कहीं नज़र आ रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी बेटी और पत्नी घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बेटी को अपने साथ बाहर लेकर गई थी। मैंने अपनी पत्नी को खूब डांट लगाई और उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना इसको अपने साथ घर से बाहर लेकर जाने की। मेरी पत्नी कहने लगी कि क्या हो गया है आपको, किस बात का गुस्सा कर रहे हो? बेटी किसी और के साथ तो नहीं गई थी, बल्कि मेरे साथ ही गई थी। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि बेटी घर से बाहर निकले और इस दुनिया के अजीब व गरीब शौक देखकर खुद भी उसी शौक में ढलना चाहे। तुम नहीं जानती कि माहौल कितना ख़राब है। लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लड़के उन्हें नज़र उठा कर देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई देखे। क्या तुम्हें पता है कि आजकल की लड़कियां कितने फैशनेबल कपड़े पहनती हैं? किसी दिन अगर इसको भी ये शौक़ लग गया कि इसे भी फैशनेबल कपड़े पहनने हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर किसी भी दिन कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई तो मैं तुमसे पूछ लूँगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि आपको तो हमेशा बस यही डर लगा रहता है कि बेटी कहीं कुछ गलत ना कर दे। गलत वो लड़कियां करती हैं जिनकी परवरिश गलत तरीके से की जाती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है और उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे अपनी परवरिश का पूरा भरोसा है और उससे ज़्यादा भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है, जो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। वैसे भी ये मेरे साथ घर से बाहर गई थी, अकेली तो नहीं गई थी जो आप इतनी बातें सुना रहे हो। उस दिन तो मेरी बेटी भी रोते रोते कहने लगी कि पापा, जितना बुरा आप मुझे समझते हो मैं उतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप भैया की तरह एक बार मेरे भी सर पर मोहब्बत से हाथ रखो ना। मैंने कहा, अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। रात के टाइम पर जब मेरा बेटा घर आता था तो मैं घंटों तक उसके पास बैठकर बातें करता था। अगले दिन जब मैं अपनी दुकान पर गया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान पर काम करने वाली स्नेहा नाम की लड़की से एक लड़का दुकान पर मिलने के लिए आया था, क्योंकि आज मैं देर से दुकान पहुंचा था और एक लड़की के पास दुकान की चाबी थी। उसने जल्दी से दुकान खोली थी। जब मैंने दुकान से उस लड़की को निकलते हुए देखा तो मैंने स्नेहा से सवाल किया कि ये लड़का कौन है, तो वो मेरे सवाल पर डर गई और बहुत घबराने लगी।
मैं समझ गया था कि वो ज़रूर उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने उसे खूब डांट लगाई और जलील करके अपनी दुकान से निकाल दिया था। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वो बार बार यही कह रही थी कि अंकल, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। मगर मैंने फिर भी उसे निकाल दिया, क्योंकि मैं लव मैरिज के बहुत खिलाफ था। पर ऐसी लड़कियां जो अपने घर से बाहर निकलकर अपने माता पिता की इज्जत को ख़राब करती हैं, ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इस लड़की के जाते ही मैंने दूसरी लड़की को रख लिया था। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को मैंने देखा था, जो बहुत ही अजीब ढंग के कपड़े पहन रही थी। उसे देखकर मेरी नज़रें झुक गई थी, मगर मैंने उसे बातें सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने उस लड़की से कहा था कि तुम लड़कियों को शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? तुम जैसी लड़कियां ही तो ऐसे कपड़े पहनकर लड़कों को अपनी तरफ बुलाने की दावत देती हो। फिर जब लड़के कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो तुम लोग दोष लड़कों को देती हो। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि अंकल, अगर हम लड़कियों के कपड़े पहनने की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है और लड़के गलत कदम उठा लेते हैं, तो फिर आप अपने बेटे को काबू में करके रखना, कहीं आपका बेटा बाहर किसी लड़की को ना टाल रहा हो। मैंने उससे कहा कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। मेरा बेटा कभी किसी की बेटी को नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया था। न जाने आजकल की जनरेशन को क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के यहाँ की बेटी, जिस पर वो बहुत भरोसा करते थे, और उन्होंने भी अपनी बेटी को घर में कैद करके रखा हुआ था, जैसे मैं अपनी बेटी को कैद करके रखता था। एक दिन पता चला कि उनकी बेटी छत पर कपड़े फैलाने के बहाने मोहल्ले में रहने वाले किसी लड़के के साथ छत से कूदकर भाग गई। इसका मतलब ये था कि हम अपनी बेटियों पर कितनी ही पाबंदी क्यों न लगा लें, बेटियां तो घर से भी भाग रही थीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। बेटी के भाग जाने से शर्मा जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और पूरे मोहल्ले में उनकी खूब बदनामी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी हालत भी शर्मा जी के जैसी हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि अभी बेटे की शादी करने की इतनी जल्दबाजी किस बात की है, पहले हमें बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, बेटे की शादी तो हो जाएगी, मगर प्रीति की शादी करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी प्रीति कहने लगी कि पापा, मैं अभी आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अभी मेरी शादी इतनी जल्दी मत कीजिए। मगर मुझे शर्मा जी के साथ होने वाला हादसा बार बार याद आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी 1 महीने के अंदर अंदर करने का फैसला कर लिया था। मेरी पत्नी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी शादी करने का क्या मकसद है, मगर मैंने कहा था कि इस घर में मेरा फैसला चलता है, मैंने किसी को कोई बात नहीं सुनाई है। मैंने जब इस बारे में अपने बेटे को बताया तो उसने भी यही कहा कि पापा, अब जल्द से जल्द अगर प्रीति की शादी हो जाए तो यही बेहतर रहेगा। बेटे की बात तो मैं वैसे भी नहीं टाल सकता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए खुद ही रिश्ता तलाश कर लिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे उसके मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के के बारे में बताया था। मैं जब लड़के से मिला तो लड़का मुझे बहुत ख़ानदानी लगा था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया। परिवार में लड़के की माँ और लड़के के अलावा कोई भी नहीं था। उसके पिता स्वर्गवासी थे और उनकी बहुत सारी जायदाद थी। मैंने जब इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी कहने लगी कि हमें लड़के के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, मगर मैं पूरी जांच पड़ताल कर चुका था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस घर की औरत हो, इसलिए फैसला मर्दों पर छोड़ दो। मैं और मेरा बेटा जाकर शादी की डेट फिक्स कर आए थे। इस तरह मेरी बेटी की शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई थी। मैंने देखा था कि मेरी बेटी शादी के समय बहुत रो रही थी और बार बार कह रही थी कि पापा, मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों कर रहे हो, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। मगर मैंने अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनी और जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। बेटी जब विदा होकर अपनी ससुराल चली गई तो मेरे दिल से और दिमाग से बोझ उतर गया था कि बेटी अब अपने घर की हो गई है। इसलिए अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि जब तक मेरी बेटी घर में थी तब तक मुझे वो बोझ लग रही थी और हमेशा मैं उसकी देखरेख में लगा रहता था कि कहीं किसी दिन वो मेरी इज्जत के साथ न खेल जाए। आखिरकार गांव में मेरी बहुत इज्जत थी और सब लोग यही कहते थे कि उन्होंने कभी मेरी बेटी को देखा भी नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कभी किसी गलत संगत का शिकार होकर बिगड़ जाए और फिर इस तरह मेरी बेइज्जती हो जाए। मुझे हमेशा अपनी इज्जत बेइज्जती की बहुत फिक्र रहती थी। अब चाहता था कि अपनी बेटी की शादी करूं, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि जल्द से जल्द बेटे के लिए लड़की तलाश करना शुरू करो और लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए।
मेरा बेटा ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैं लड़कियों के मामले में कितना स्ट्रिक्ट हूँ और लव मैरिज के भी मैं बहुत खिलाफ था। लव मैरिज करने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मेरा बेटा कोई कभी गलत कदम नहीं उठा सकता था। मैं जानता था कि मेरा बेटा मेरे फैसले पर सर झुका देगा, वो हम लोगों की मर्जी के मुताबिक ही शादी करेगा। मेरी पत्नी ने जब मेरे बेटे से पूछा था कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे बेटे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी बेटी की शादी को धीरे धीरे 2 महीने हो गए थे, मगर मैंने उसे पलटकर कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि बस वो अपने परिवार में खुश रहे। ज़्यादा मायके आ जाने वाली लड़कियों के भी घर खराब हो जाते हैं। मेरी पत्नी मेरे बेटे के लिए लड़कियां देख रही थी, लेकिन अभी तक उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मेरे बेटे की शादी किसी अच्छी ख़ानदानी लड़की से करवाना। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अभी तक मेरी पत्नी को बेटे के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, मुझे अपना बिजनेस करना है। आखिर मैं कब तक जॉब करता रहूँगा? मैं अपना अलग बिजनेस सेट करना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ कब से शुरू कर रहे हो बिजनेस? मैंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा बेटा कहने लगा कि दरअसल पापा, मुझे कारोबार के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे और वो सिर्फ आप मुझे दे सकते हो। मैंने कहा बेटा, 50 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे ने मेरी बात सुनकर अपना चेहरा लटका लिया था। मैं उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसों का बंदोबस्त करके दे देता हूँ, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पैसों का इंतज़ाम करने में लग गया था। गांव में ही मेरी एक ज़मीन पड़ी हुई थी जो बहुत पुरानी हो गई थी। मैंने सोचा कि बेटे के कारोबार के लिए पैसे चाहिए तो इस ज़मीन को बेच देता हूँ। वैसे तो अभी मेरी एक और ज़मीन पड़ी हुई थी जो कि मेरे पिताजी के नाम की थी। मैं अभी इसी भाग दौड़ में लग रहा था जब मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हमारी बेटी की शादी को 2 महीने हो गए और अभी तक हम में से कोई भी उसके ससुराल नहीं गया है। अभी तक वो भी हमारे घर नहीं आई है। हमें उसके ससुराल जाकर उसके हालचाल पूछ लेने चाहिए। मैंने कहा, आपकी बेटी के पास जाने की मुझे फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत होगी तो चला जाऊंगा। मैं ज़मीन को बिकवाने की जुगाड़ में लगा हुआ था। जैसे ही ज़मीन बिकी तो मैंने अपने बेटे को 50 लाख रुपए दे दिए थे। उन पैसों को लेकर मेरा बेटा बहुत खुश हुआ था। उसने कहा था कि वो शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। मेरा बेटा अपना सामान पैक करके 3 महीने के लिए शहर चला गया था। उसने कहा था कि जैसे ही मेरा सारा बिजनेस सेट हो जाता है तो मैं आप लोगों को बिजनेस की ओपनिंग पर ज़रूर बुलाऊंगा। ये कहकर मेरा बेटा हमारे घर से चला गया था। लेकिन इन 3 महीनों में एक बार भी मेरा बेटा घर नहीं आया था, बस फ़ोन पर ही बात किया करता था। धीरे धीरे जब 3 महीने भी पूरे हो गए तो मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। मैं उसको लगातार फ़ोन कर रहा था, मगर मेरे बेटे ने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत घबरा गया था, इसलिए मैं शहर जाने की तैयारी करने लगा जब खुद ही मेरे बेटे का फ़ोन आ गया और मेरे बेटे ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, मैंने शहर की ही एक लड़की से शादी कर ली है। मैंने आपसे झूठ बोला था। 50 लाख रुपए मैंने आपसे कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपना अलग घर खरीदने के लिए लिए थे और कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए थे। उन सबको मिलाकर मैंने यहाँ अपना घर खरीद लिया और अपनी शादी भी कर ली है। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी अलग ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने आपको अपनी पसंद की लड़की के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि आप मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी नहीं करवाओगे, क्योंकि आप लव मैरिज के सख्त खिलाफ हो। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे उस दिन अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने जब ये बात अपनी पत्नी को बताई तो मेरी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी कि हमारा एक ही तो बेटा था जो हमारे बुढ़ापे का सहारा था, वो तो अभी से ही हम लोगों से अलग रहने लगा। बच्चे तो माता पिता का बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं, मगर हमारे बेटे ने तो अभी से ही हमारा साथ छोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी क्योंकि उसकी ममता जाग रही थी। जिस बेटे से कभी मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज फ़ोन पर मैंने उसे बहुत सारी बातें सुनाई थी। गुस्से से उसने फ़ोन काट दिया था, जबकि मुझे आज उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की इज़्ज़त के साथ हमेशा बेटी ही खेलती है। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि आज तो आपकी इज़्ज़त के साथ आपका बेटा ही खेल गया। आज आपको पता चल गया होगा कि जिस बेटे के लिए आपने सारी ज़िंदगी बेटी को प्यार नहीं दिया, उसने आपके साथ क्या किया।
मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसे डांट दिया। वो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसकी बात में दम था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब मैं बस अपने बेटे के उस धोखे को याद करता था जो उसने मुझे दिया था। मुझे अब कुछ भी नज़र नहीं आता था। बस मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी पत्नी भी अपने बेटे के गम में बीमार रहने लगी थी और फिर अभी तक वो अपनी बेटी से भी नहीं मिली थी। एक रात मेरी पत्नी बहुत रो रही थी। कहने लगी कि एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवाने ले चलो, उसकी शादी को इतना समय हो गया, वो अभी तक यहाँ पर भी नहीं आई, पता नहीं वो किस हाल में है। मेरा दिल तो उसकी तरफ से बहुत घबराता है। बेटी भी हमें छोड़कर चली गई और बेटा भी हमारा नहीं रहा, हम लोग अकेले हो गए। मेरी पत्नी ये कहकर खूब रोती थी। उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उस रात तो मैंने उसे समझा बुझाकर सुला दिया था कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह बेटी की ससुराल ले चलूँगा, हम दोनों वहाँ जाएंगे और तुम्हें उससे मिलवाकर मैं ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर उसे तसल्ली हुई थी और वो सो गई थी। मगर सुबह काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी सोकर नहीं उठी। मेरी पत्नी के अंदर आदत थी कि वो सुबह सवेरे उठ जाती थी और मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी, क्योंकि मुझे दुकान पर भी जाना होता था। लेकिन उस दिन तो मेरी पत्नी जिस हालत में सोई थी, उसी हालत में सुबह तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। मैं उसके करीब गया और उसे उठाने की कोशिश की तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी। मुझे अपनी पत्नी की मौत का बहुत अफसोस था। मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह से मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो अपने बच्चों को याद करती रही थी और सबसे ज़्यादा याद वो मेरी बेटी को कर रही थी। मैं उसे ज़रूर प्रीति से मिलवाने के लिए लेकर जाता, मगर उसने तो सवेरा होने का इंतज़ार ही नहीं किया और वो इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी के ससुराल फ़ोन करके मैंने ये खबर पहुंचा दी थी कि उसकी माँ मर गई है, वो जल्द से जल्द घर आ जाए। मेरी बेटी जब घर आई तो फूट फूट कर रो रही थी। अपनी माँ की लाश देखकर उसे सब्र नहीं आ रहा था। उस दिन तो मैंने भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और उसे तसल्ली दी थी। वो जिंदगी का पहला दिन था जब अपनी बेटी को रोते हुए देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी, मगर अफसोस मुझे इस बात का था कि अपनी माँ की मौत पर मेरा बेटा नहीं आया था, क्योंकि उस दिन फ़ोन करके गुस्से में मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि अब तुम अपनी अलग दुनिया बसा चुके हो तो हमारे घर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे हम सारे संबंध ख़त्म कर रहे हैं। मैं गुस्से में था, मैंने उसे ये सब बोल दिया था, मगर उसकी माँ मर गई थी तो उसे यहाँ ज़रूर आना चाहिए था। उस दिन मुझे एहसास हो रहा था कि जितना मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया था वो उतना ही धोखेबाज और दोगला इंसान निकला था। मेरी पत्नी की मौत को 3 दिन गुजर गए थे। मेरी बेटी 3 दिन तक हमारे यहाँ ही रही थी। मैंने देखा था कि मेरी बेटी सेहत में बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो घर के सारे कामकाज कर रही थी, समय पर मुझे खाना और दवाइयाँ दे रही थी, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट था और मेरी दवाई चलती रहती थी। लेकिन पत्नी के जाने का गम और बेटे की बेवफाई ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। 3 दिन हो जाने के बाद मेरी बेटी का पति उसे लेने के लिए आया था, मगर वो अपनी ससुराल नहीं जाना चाह रही थी। न जाने क्या बात थी, वो अपने पति से बहुत डर रही थी और बार बार उसे मेरी फिक्र सता रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम अपनी ससुराल जाओ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहने की वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मेरी बेटी कहने लगी कि पापा मुझे आपकी फ़िक्र लगी हुई है, मेरे पीछे आपको खाना कौन देगा, अब तो मम्मी भी इस दुनिया से चली गई, आपकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा कि तुम मेरी परवाह मत करो, मुझे तो अब रहना ही अकेले है, तुम अपने घर पर ध्यान दो। मेरी बेटी घर से तो चली गई थी, मगर जाते समय बार बार दरवाजे से मुझे पलट पलट कर देख रही थी और कह रही थी कि पापा अपना ख्याल रखना। आज अपनी बेटी को अपने लिए इतना फ़िक्रमंद देखकर मुझे उस पर बहुत ख्याल आ रहा था कि एक ये मेरी बेटी थी जिसे मेरी इतनी फ़िक्र थी, और एक वो बेटा था जो अपनी माँ की मौत पर भी घर नहीं आया था। अकेला तो मैं बहुत हो गया था, क्योंकि इस घर में अब कोई और भी नहीं बचा था। सारा दिन मैं दुकान पर गुजार दिया करता था और जब घर आता तो घर काट खाने को दौड़ता था। मैं डायबिटीज़ का मरीज़ तो पहले से ही था, लेकिन अब समय पर खाना ना मिलने की वजह से मैं दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, वैसे भी आजकल बाज़ार में हर चीज़ मौजूद होती है। बस इस अकेले घर में अब मेरा खाने पीने को मन ही नहीं करता था और मेरी सेहत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैं दुकान पर चक्कर खाकर गिर गया था, जब दुकान की ही लड़कियों ने मुझे उठाया और कुछ लोगों से सहारा लेकर उन्होंने मुझे अस्पताल तक पहुँचाया। उन्होंने मेरी बेटी को भी फ़ोन कर दिया था। मेरे बारे में पता चलते ही मेरी बेटी अस्पताल आ गई थी और उसने कहा था कि पापा
मैं जानती हूँ कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे होंगे। अब मैं आपके साथ रहूँगी और आपका बहुत ख्याल रखूँगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, तुम मेरा ख्याल रखोगी, उधर तुम्हारे ससुराल वालों का ख्याल कौन रखेगा। मेरी बेटी कहने लगी कि आप उनकी परवाह मत करो पापा। मैंने कहा, मैं ऐसे कैसे परवाह ना करूं? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है? जब से तुम्हारी शादी हुई है हम लोगों ने तुम्हारा हालचाल लेने की भी तो कोशिश नहीं की थी। मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी कहने लगी कि जी पापा, मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर आ गया था तो मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ घर आ गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं घर में बीमार पड़ा हुआ था, पर अब तो घर के हालात भी ख़राब होने लगे थे क्योंकि दुकान भी काफ़ी समय से नहीं खुल रही थी। लड़की अभी कहने लगी थी कि अंकल, दुकान का सामान ख़त्म होने लगा है। आखिर वो भी खाली दुकान में बैठकर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए दुकान काफ़ी समय से बंद थी और मेरा नुकसान हो रहा था। मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं ये दुकान, ये घर, अपनी ज़मीन अपने दामाद और बेटी के नाम कर देता हूँ। मेरी बेटी इस घर में आकर रहेगी और वो चाहे तो यहाँ पर अपनी सास को भी ला सकती है। ये सब लोग इस घर में रहेंगे और इस तरह मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी, मेरी सेवा भी करती रहेगी। अब मैं अकेला ही तो हूँ, मुझे अकेले का बोझ तो मेरा दामाद भी उठा लेगा। वैसे भी बदले में मैं इन लोगों को इतना सब दूंगा। मैंने जब ये बात अपनी बेटी से कही तो मेरी बेटी अचानक घबरा गई और कहने लगी कि पापा प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैंने कहा, बेटी मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, आखिर तुम ही तो मेरी बेटी हो और तुम्हारे भाई ने तो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर ली है, वो हमसे कोई संबंध नहीं रखेगा, तो फिर ये सब कुछ तुम्हारा ही हुआ और मरने से पहले मैं ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। फिर मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बेटी ने कहा कि पापा दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत लालची लोग हैं, वो लोग तो चाहते ही यही हैं कि आप ये सब कुछ मेरे नाम कर दो। आप नहीं जानते कि अगर आपने ये सब कुछ मेरे पति के सामने कह दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे पति के सामने ये बात मत कहना। बेटी की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह ये बात ख़त्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी अपनी ससुराल चली गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसका पति उसे ले गया क्योंकि उसे हमारे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। जैसे तैसे मैं बीमार कंडीशन में ही दुकान खोलने के लिए चला गया था। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हुए थे, मैंने दुकान में थोड़ा सा सामान भी भर लिया था। इस तरह मेरा काम तो चलने लगा था, मगर काफ़ी दिन हो गए थे मेरी बेटी नहीं आई थी। मैंने कई बार उसे फ़ोन करने की कोशिश भी की थी, मगर उसके पति का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा था कि एक दो दिन में मैं ज़रूर अपनी बेटी के ससुराल जाऊंगा उससे मिलने के लिए कि वो इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई है, मगर जैसे ही अगला दिन निकला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी बेटी घर के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो रही है। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो फूट फूट कर रो रही थी और उसके शरीर पर चोट के बहुत सारे घाव भी साफ नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी बेटी से घबराकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और ये तुम्हारी हालत कैसी हो रही है। पहले तो वो काफ़ी देर तक रोती रही। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी ससुराल जा रहा हूँ और उन लोगों से पूछ कर आता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या किया जो तुम इतना रो रही हो। मेरी बेटी ने अचानक घबराकर कहा कि नहीं पापा, आप वहाँ पर मत जाना, मैं आपको सच सच बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बेटी कहने लगी, उस दिन आप मुझसे अपनी जायदाद मेरे नाम करने की बात कर रहे थे, तभी मेरा पति दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। जिस दिन मैं यहाँ से गई हूँ वो हर रोज़ मुझ पर अत्याचार करता है, मेरे साथ मारपीट करता है और कहता है कि जाकर अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी जल्दी से अपने नाम करवाओ। मेरी बेटी कहने लगी कि पापा आपको नहीं पता कि वो बहुत लालची लोग हैं। जिस दिन से मैं उस घर में शादी करके गई हूँ उस दिन से उन लोगों ने मुझे सुकून का एक पल भी जीने नहीं दिया। मेरी सास मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करती है, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करती है, मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखती है और मेरा पति तो बहुत ही लालची इंसान है। हमेशा मुझसे कहता रहता है कि अपने पापा से जाकर थोड़े से पैसे लेकर आओ, मगर मैं हर बार उसे मना कर देती थी। लेकिन जिस दिन से उसे पता चला है कि आप ये सब कुछ मेरे और उसके नाम करना चाहते हो, उस दिन से वो बेचैन हो गया और हर रोज़ मुझे मार रहा है कि मैं यहाँ पर आकर आपसे अपनी जायदाद मांग लूँ। आप नहीं जानते पापा, अगर आपने ये सब कुछ उसके नाम कर भी दिया तो वो मुझे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा क्योंकि उसकी नियति ख़राब है। उसने आज मेरे साथ बहुत मारपीट की, आज तो वो पीटते पीटते जान से ही मार देने वाला था। मैं बड़ी मुश्किलों से उससे अपनी जान बचाकर यहाँ तक आई हूँ।
अपनी बेटी की बात सुनकर आज मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। वो बेचारी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि सारी ज़िंदगी मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके साथ ही नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के साथ भी मैंने बहुत गलत किया। बेटियां बुरी नहीं होती बल्कि बहुत अच्छी होती हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी जल्दबाजी में करके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले इतना परेशान करते हैं। उसने तो आकर मुझे आज तक कोई बात भी नहीं बताई थी। आज जब बात हद से बाहर हो गई थी तो मेरी बेटी उस घर से भाग गई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे ज़ख्म हो रहे हैं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। पहले तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। पुलिस वालों ने जब मेरी बेटी का बयान लिया तो मेरी बेटी ने पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया था। इस तरह मेरी बेटी पर मारपीट करना उन लोगों को भारी पड़ गया था। पुलिस ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न के आरोप में मेरी बेटी की सास और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी उन दरिंदों के पास दोबारा से वापस जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। और मैं नहीं चाहता था कि अब मेरी बेटी और ज़्यादा तकलीफ सहे। उस दिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोई थी और मुझे उसकी तकलीफ़ का उस दिन अंदाज़ा हुआ था। मेरी बेटी इतनी अच्छी थी कि कभी मैंने उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश ही नहीं की थी। मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं तो बीमार रहने लगा था। मेरी जगह वो मेरी कॉस्मेटिक की शॉप पर बैठने लगी और उसने मेरे कारोबार को संभाल लिया। मैंने अपनी बेटी से कहा भी था कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देता हूँ, मगर मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी पापा। आपकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखना है क्योंकि मैं अपने पापा को सलामत देखना चाहती हूँ। मेरा बेटा तो कभी दोबारा वापस लौट कर ही नहीं आया। एक मेरी बेटी थी जिसकी शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, फिर भी वो अपने उस घर में रह रही थी और अपने ससुराल वालों का अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी बेटी ने कहा था कि पापा, पिता भी भला बेटियों से माफ़ी मांगते हैं। मेरी बेटी अब मेरी दुकान को संभाल रही है जबकि मैं बीमार घर में पड़ा रहता हूँ। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है और क्या पहनती है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी बेटी ने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे उसकी इज्जत पर कोई दाग लग सके। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती। बेटियों की अहमियत करना सीखें। बेटियां तो वो हीरा होती हैं जो पिता के सर के ताज पर लगा हुआ होता है। मैं आज भी अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा होता हूँ जो मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ की, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मेरा न जाने क्या होता। जिस बेटी को मैंने सारी ज़िंदगी कभी प्यार नहीं दिया, उसने मेरी इतनी सेवा की थी कि शायद मैं उसके एहसान सारी ज़िंदगी में नहीं चुका सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।